हेलो एवरीवन, आई रोहित अरोड़ा वेलकम यू ऑल ऑन एसएनएस एरा। आज के सेशन में क्लास 12 फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। इनिशियल स्पीड क्या है, वी, जिससे एंटर किया। इट डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ। देखिए जो पाथ होगा वो सेमी सर्कुलर भी हो सकता है या फिर सर्कुलर भी हो सकता है। पाथ किसी भी शेप का हो सकता है। अब जो भी फाइनल स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा वो सेम रहेगी इनिशियल स्पीड की। हमसे क्या पूछा गया, फाइनल स्पीड। तो जो भी फाइनल स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा वो इनिशियल स्पीड के बराबर होगी। इनिशियल स्पीड क्या थी, v। तो फाइनल स्पीड भी क्या रहने वाली है, v। तो आंसर क्या हो जाएगा, v। राइट। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ सब्सटेंस आर शोन इन द फिगर। द सब्सटेंस, अब देखिए ये मैग्नेटिक सब्सटेंस और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से जा रही होती तो होता पैरा। अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से जा रही है तो पैरा हो जाएगा। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इसके अंदर से जा रही होती तो ये फेरो हो जाता। अब जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर से जाएंगी, जैसे ये जा रही है, तो ये होगा हमारा डाया मैग्नेटिक मटेरियल। डाया मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। डाया मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल होता है कॉपर। जो ये आयरन है ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और सोडियम और एल्यूमिनियम ये दोनों होते हैं पैरामैग्नेटिक, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉपर, डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से जा रही हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम। चार अलग अलग डिवाइस हैं जिनका करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। अब पूछा है कि कौन अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो साइन आना चाहिए, साइन का वेव फॉर्म। अब देखिए क्यू तो साइन को फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आर भी नहीं कर रहा। अब दो शेप आ रही है साइन के जैसी, या तो पी होगा आंसर या होगा एस। अब देखिए पी वाले ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पे टाइम एक्सिस डिफाइन नहीं है तो मतलब ये साइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और ये टाइम यहाँ पे मेंशन है तो ये ऑब्वियस हो गया कि यहाँ पे साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला वेव फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस, यानी कि डी। और दूसरी चीज़, कभी भी जो टाइम एक्सिस है डॉटेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है डिस्क्रीट टाइम डोमेन। टाइम डिस्क्रीट नहीं है, टाइम क्या है, कंटिन्यूस। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और ये जो एक्सिस है कैसी होनी चाहिए, सॉलिड, ऐसे डॉटेड नहीं होनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये वाला, ए सी के लिए। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम। देखिए रडार में जो यूज होती है माइक्रोवेव्स। रडार सिस्टम के अंदर माइक्रोवेव्स। इसके अलावा जो यहाँ एक्सरे लिखा हुआ है ये फ्रैक्चर के डिटेक्शन में काम आती है। बोन फ्रैक्चर डिटेक्शन में एक्सरेज। जो यूवी है ये कहाँ यूज होती है, वाटर प्योरिफिकेशन में, सबसे मेन यूज वाटर प्योरिफिकेशन। और दूसरा स्टेरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूवी ही यूज होती है। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे भी मस्कुलर स्ट्रेन की बात होगी वहाँ पे यूज होती है इंफ्रारेड, राइट। फिलहाल हमें बात करनी थी कि रडार में कौन सी यूज हुई है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, माइक्रोवेव्स, राइट। नेक्स्ट इज इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो फ्रिंज विथ है यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रिंज विथ कितना है, बीटा, ठीक है जी। मान लेते हैं फ्रिंज विथ कितनी दी थी इसने हमें, बीटा। इफ द एंटायर एपरेटस इज इमर्स्ड इन लिक्विड, पहले एयर में रहा होगा अब किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो देखिए जब भी रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो फ्रिंज विथ डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, म्यू टाइम्स। मीन्स अगर पहले कोई भी एपरेटस एयर में था, राइट, तो फ्रिंज विथ बी रहा था। अब जैसे ही उसका मीडियम बदलेंगे, अगर डेंसर में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिंज विथ घटेगी, कितने टाइम घटेगी, म्यू टाइम्स। तो आंसर क्या लगा देंगे, सी। नेक्स्ट, फोटोन ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस। एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, इसके ऊपर एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी आ रही है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा। एनर्जी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो होता क्या है, जो भी एनर्जी आप दे रहे हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसने आगे क्या दिया हुआ है, इसने हमें दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में।
स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। निकालना क्या है जी वर्क फंक्शन। तो जो ये फाई नॉट मैंने लिखा है ये आपको निकालना है। जितनी एनर्जी आई थी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ पोर्शन जाएगा वर्क फंक्शन में, बाकी क्या होगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी है इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल और यू कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एनर्जी का फॉर्मूला मॉडिफाई कैसे हो गया वर्क फंक्शन प्लस चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वर्क फंक्शन हम निकालना चाहते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ई लिखना होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना 1.5। तो यहाँ पे 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यहाँ आ गया वर्क फंक्शन और यहाँ पे एनर्जी कितनी आ गई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई है क्योंकि यहाँ पे ई आ गया राइट। अब 1.5 को इधर शिफ्ट करेंगे 3.2 माइनस 1.5 ये हो गया मेरा वर्क फंक्शन, कितना हो जाएगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या लगाने वाले बी राइट। नेक्स्ट एन एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एसी वोल्टेज दे रखिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक रजिस्टर है और एक एलिमेंट है X। ठीक है एक रजिस्टर है और दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास X। इस पूरे को अरेंजमेंट को एसी सोर्स के साथ लगाया हुआ है हमने, लगा देते हैं रजिस्टर। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट, ये है हमारे पास करंट का इक्वेशन। अब देखिए करंट में क्या हो रहा है प्लस π/4 दिया हुआ है, कैसे लर्न करेंगे C फॉर कैपेसिटर C फॉर करंट। कैपेसिटर के केस में करंट क्या होता है लीड करता है तो मतलब प्लस दिखाई देगा, यहाँ पे हमें प्लस दिख रहा है, करंट के अंदर क्या दिख रहा है प्लस दिख रहा है। इसने हमसे पूछा क्या हुआ है एक्स कैपेसिटर है इंडक्टर है और वैल्यू पूछी है। तो मैंने आपको बता दिया करंट के अंदर प्लस आ रहा है फेज में प्लस, इसका मतलब करंट लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है तो एलिमेंट क्या हो गया कैपेसिटर। जहां पे करंट लीड करेगा वो कैपेसिटर होगा, जहां करंट लैग करेगा वो इंडक्टर होगा राइट। अब कैपेसिटर वाले ऑप्शन कौन कौन सा है, या तो आंसर आएगा ए कैपेसिटर वाला है या आंसर आएगा डी। अब इसने दे रखा है एक्सी की वैल्यू आर के इक्वल है या फिर एक्सी की वैल्यू √2r के इक्वल है, दोनों में से एक होगी। अब देखिए इस केस में हम लोग लगाएंगे फेज डिफरेंस का फॉर्मूला tan फाई। एक्चुअल में tan फाई होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, पर यहाँ पे एक्सएल तो है नहीं तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एक्सी बाय आर। जब इंडक्टर है ही नहीं सिर्फ कैपेसिटर है तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लेने वाला है tan फाई इज इक्वल टू एक्सी बाय आर। अब फाई का मतलब है फेज डिफरेंस, यहाँ पे देखिए फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है π/4, यानी फाई कितना है π/4 को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री और यू कैन से सिंपली π/4। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्सी बाय आर। tan 45 डिग्री इज 1, इट बिकम एक्सी बाय आर, देन एक्सी बिकम आर। तो पहला पता चल गया था कैपेसिटर और दूसरा एक्सी की वैल्यू क्या है आर। तो आंसर क्या लगाने वाले हैं डी, कि भाई जो भी मेरा कंपोनेंट था वो कैपेसिटर था क्योंकि फेज डिफरेंस में क्या आ रहा था प्लस, और दूसरा फेज डिफरेंस tan फाई इज इक्वल टू एक्सी बाय आर लगा के हम लोगों ने एक्सी इज इक्वल टू आर फाइंड आउट कर दिया है। नेक्स्ट ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। कनकेव मिरर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर। तो इससे जो भी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आएगा, मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, जो भी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आने वाला है तो ये पूछ रहा है जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आएगा उसका रेडियस कितना होगा। देखिए कनकेव मिरर के रेडियस का आधा होगा हमेशा, ये चीज लर्न करनी होगी। अगर एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है कनकेव मिरर की तरफ तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी कनकेव मिरर का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे आधी। अगर ये 60 दिया होता तो ये कितना हो जाता 30। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का रेडियस हमेशा जो कनकेव मिरर है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ हो जाएगा। तो आंसर क्या लगाने वाले r/2 हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की और काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की सेम है, मान लिया दिया हुआ था।
रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का रिलेशन बताना है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन स्क्वायर रूट 2m के, जो रिलेशन है हमारे पास h अपॉन स्क्वायर रूट 2m के। अब हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल करनी है, ये तो अंडर रूट में है, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर बोथ साइड। तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 2m के। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन में यही तो दिया गया था कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है प्रोटॉन की और जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा की वो बराबर है, तो h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। अब मास किसका लेंगे, प्रोटॉन का, और वेवलेंथ भी किसकी, प्रोटॉन की। h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेंगे, अल्फा और अल्फा। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 आमने सामने कैंसिल कर सकते हैं, तो ये m अल्फा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, m अल्फा लैम्डा अल्फा का स्क्वायर, एम पी लैम्डा पी का स्क्वायर। अब रिलेशन पता होना चाहिए मास का। जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल का वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताती, हमारी मतलब कि सिर्फ इतनी है अभी, कि जो मास है अल्फा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। इस इक्वेशन को उठाएं, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स हो गया मास ऑफ प्रोटॉन से, इंटू लैम्डा अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी इंटू लैम्डा पी का स्क्वायर। अब देखिए पहले किसका नाम लिया गया है क्वेश्चन में, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन को ऊपर लिखेंगे और अल्फा को नीचे। और यहाँ पूछा भी है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा, मतलब पहले प्रोटॉन और फिर अल्फा। तो ये क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन में दोबारा लिखता हूँ, 4mp लैम्डा अल्फा का स्क्वायर mp लैम्डा पी का स्क्वायर। तो लैम्डा पी का स्क्वायर, इस लैम्डा अल्फा को इसके अपॉन में ले आए, इज इक्वल टू 4mp अपॉन mp, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, आंसर कितना आएगा, 2, राइट। तो क्या लगाने वाले हैं हम लोग इसका, सिंपल सा था। पहले फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला पता था वेवलेंथ का, h अपॉन स्क्वायर रूट 2m के, पहले के निकालिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी, जो चीज़ इक्वल थी वो इक्वल करनी होगी। तो प्रोटॉन की और अल्फा की इक्वल थी, कर दीजिए इक्वल, कैंसिल करते गए। ये रिलेशन मैंने आपके लिए लिख दिया है कि मास 4 टाइम्स होता है अल्फा का प्रोटॉन से, और चार्ज होता है 2 टाइम्स, राइट। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहा है इसने, लिख दिया मैंने। अब इसमें पूछा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है हमें। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी का, ये टोटल एनर्जी रहेगी, ये होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 3। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलता तो 4 करते, एक बढ़ा के चलते हैं, -13.6 अपॉन 9 कितना हो गया, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई टोटल एनर्जी। हमें टोटल नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल। अब देखिए टोटल एनर्जी जो होगी, ई लिख दिया मैंने इसको, ये दो चीज़ों का सम होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की जगह -2 के, एनर्जी कितनी थी, -1.51 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो काइनेटिक आई है। अब हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल। ये होती है -2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी, -2 इंटू 1.51, कितना हो जाएगा, 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ गया आंसर। तो क्या लिखेंगे, बी, 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। नेक्स्ट, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड इज 0.7 वोल्ट। ठीक है जी, थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। देखिए थ्रेशोल्ड का मतलब होता है अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। डायोड ये बना हुआ है, ये डायोड की पी साइड होती है, ये डायोड की एन साइड होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। अब देखिए इस पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव मिला हुआ है तो ये ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड वाइज होता है। व्हेन पी साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, देख सकते हैं आप, तो इसको फॉरवर्ड करेंगे। अगर उल्टे कनेक्ट हो जाए पी साइड ऑफ डायोड नेगेटिव टर्मिनल से, तो उसको क्या कहेंगे, रिवर्स बाइस। तो ये तो कंफर्म हो गया डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बाइस।
तो ना तो इसका ये आंसर होगा ना इसका ये होगा, तो ए या सी में से एक होगा। अब आप अप्लाई कितना कर रहे हैं 0.5, थ्रेशोल्ड कितना है इसका 0.7, ये काम करेगा 0.7 के बाद। अगर आप 0.7 से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तब तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो करंट तो आएगा नहीं, करंट क्या रहेगा 0, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा। अगर यहाँ ज़्यादा अप्लाई करते तब ये काम करता, राइट। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल। अब आर एन, nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है एन स्क्वायर आर नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिलेशन है nth ऑर्बिट की रेडियस का एन स्क्वायर आर नॉट। तो आर एन किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है एन स्क्वायर के। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या रहेगा ए। nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके एन स्क्वायर के, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट इज एन आइडियल इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था कैपेसिटर अगर है C4 कैपेसिटर, C4 करंट, करंट लीड करता है और वोल्टेज क्या करता है लैग। इंडक्टर के केस में हो जाता उल्टा, यहां पे वोल्टेज तो लीड करती है और करंट क्या करता है लैग करता है। कितने एंगल से बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ भी सेम रहता है, फेज एंगल क्या लेते हैं 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, या तो कर वोल्टेज को लीड कराएं या करंट को लैग। अच्छा ऑप्शन पढ़ते हैं। बोला है करंट, करंट इज अहेड, अहेड का मतलब लीड कर रहा है, करंट लीड तो नहीं करता, गलत कह रहा है, करंट तो लैग करता है इंडक्टर में। हमें किसकी बात करनी है इंडक्टर की। ऑप्शन बी पे आए, करंट लैग करता है, ये मैच कर गया लैग, करंट क्या कर रहा है लैग कर रहा है, पर कितने एंगल से कर रहा था π/2, यहाँ पाई दे रखा तो ये भी गलत हो गया। करंट इज अहेड, अहेड थोड़ी होता है, अहेड का मतलब होता है लीड, गलत कह रहा है। लास्ट करंट लैग द वोल्टेज, करंट लैग ही तो कर रहा है, यहाँ मैंने लिख के दिखाया करंट लैग कर रहा है कितने एंगल से π/2। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग, फेज एंगल सेम रहता है दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए 3 कैपेसिटर से मिला के 6 माइक्रोफैरड बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड लगाना, या तो इससे आंसर मिलेगा आपको 2 सीरीज 1 पैरेलल, या फिर 2 पैरेलल के बाद 1 सीरीज से आंसर मिलेगा। तीनों कैपेसिटर कितने हैं 4 4 के, 4 4 और 4। पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 रख लेते हैं और इसका नाम C3। ये दोनों सीरीज में है, जब भी सीरीज में होता है 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, कितना हो गया 2/4। तो जब C इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2। इसको रीड्रॉ करिए, ये हो गया 2, पैरेलल में कितना था 4। जब पैरेलल में है, पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट होता है वो होता है 2 + 4, कितना हो गया 6, 6 ही तो चाहिए था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना था 6। तो इस अरेंजमेंट से बात बन गई, इससे नहीं बनती तो इसकी तरफ जाते हैं, अब इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं। इसका मतलब है 2 सीरीज और एक पैरेलल, 2 ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू द थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, मतलब पहले 2 को सीरीज में और अगले को पैरेलल में नहीं होता तो फिर इसकी तरफ प्रोसीड करते। सबको अगर पैरेलल में करते आप तो 1 2 और 3, पैरेलल में हो जाता 4 4 4 यानी 12। सीरीज में करते अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाएं 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाता 1/4 1/4 1/4, कितना हो जाता 3/4। C इक्विवेलेंट क्या होता 4/3, तो ये भी नहीं चाहिए था। मैंने आपको प्रोसीजर बताया, या तो 2 को सीरीज 1 पैरेलल कर लें या 2 को पैरेलल 1 सीरीज, इसी से आंसर मिलेगा कंफर्म। 4 और 4 को सीरीज रखा, जो आंसर आया उसको पैरेलल किया, राइट। तो आंसर मिला है मेरे को सी, राइट। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।